टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसका 21वां दिन है। कल हमने जो चौथा जो चैप्टर है प्रतिरक्षा व रक्त समूह, उसमें हमने प्रतिरक्षा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था। उसकी परिभाषा देख ली थी कि प्रतिरक्षा किस प्रकार से होती है। ठीक है, उसमें हमने देखा कि हमारा जो शरीर होता है प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के या अनेक प्रकार के रोगाणुओं के संपर्क में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आसानी से क्या होते हैं, बीमार नहीं होते हैं या रोगी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे ये प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात भी हो सकती है, उपार्जित भी हो सकती है, यानी जन्म से कहने का मतलब हमारे शरीर में हो सकती है और जन्म के पश्चात भी ग्रहण की जा सकती है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें कि इनका जो उन्मूलन किया जाता है, जो रोगाणु होता है वो प्रतिरक्षा विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से जो प्रतिरक्षा है उसके द्वारा जो है किसी प्रकार का जो रोगाणु है उसका उन्मूलन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो प्रतिरक्षा की इसकी विधियां हैं, मैंने बताया था 2 प्रकार की होती है। पहली जो विधि हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। पहली जो विधि पढ़ेंगे वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, और 2 नंबर की जो हम विधि पढ़ेंगे वो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो सबसे पहले 1 नंबर हम लिखेंगे स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। तो 1 नंबर लिख लो। 1 नंबर हमारा रहेगा स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। प्रतिरक्षा विधि। ठीक है, ये 1 नंबर आज हम अध्ययन करेंगे। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि की यदि हम बात करें तो यह जो है वो जन्मजात विधि भी कहलाती है। कल मैंने बता दिया था इसके बारे में कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो विधि है उसे जन्मजात विधि भी कहा जाता है। जन्म से ही हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है ना। थोड़ा सा इसे रफली तरीके से यदि उदाहरण की यदि हम बात करें तो जैसे हमारे शरीर में पाई जाने जो त्वचा होती है, स्किन, वो आसानी से किसी भी बैक्टीरिया को हमें संक्रमित नहीं होने देती है। कोई भी जो जीवाणु है, इसके अति कोई भी सूक्ष्म जीव है, उससे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। ऐसे ही जो आंसू होते हैं, ठीक है ना, आंसू के साथ साथ जैसे हम बात करें कि हमारी नासिका में पाई जाने वाले जो रोम होते हैं, ठीक है ना, श्लेष्म पदार्थ है, इसके अतिरिक्त आमाशय का अम्लीय माध्यम होना है, ये सब क्या होता है कि हमारे शरीर में जन्मजात ही उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो स्वाभाविक होती है। किस प्रकार की होती है? स्वाभाविक प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो ये होगी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। ठीक है। साथ ही से प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? सामान्य प्रतिरक्षा विधि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सामान्य प्रतिरक्षा विधि भी कहा जा सकता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है सामान्य प्रतिरक्षा विधि? क्योंकि यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती है। क्योंकि यह प्रतिरक्षा होती है किसी विशेष रूप से विशिष्ट प्रतिरक्षा, यानी विशिष्ट जो प्रतिजन की हम बात करें या उस पर क्या करती है? कार्य नहीं करती है, बल्कि सभी पर समान रूप से कार्य करती है। यानी सभी से रक्षा समान रूप से कर सकती है। जैसे त्वचा है, चाहे कोई हमारी फंगस आए यानी कवक आए, चाहे कोई वायरस आए या कोई जीवाणु आए या अन्य जीव है, उनसे जो रक्षा करती है वो समान प्रकार से करती है। ठीक है ना। तो होती है सामान्य प्रतिरक्षा, यानी एकदम नॉर्मल होती है, सभी के लिए समान रूप से कार्य करती है। ठीक है ना। तो उससे क्या कहा जाता है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, या फिर यह है प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि, या इसे बोला जाता है सामान्य प्रतिरक्षा विधि। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है ना। तो 1 नंबर हमारा टॉपिक लिख लो, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। ठीक है ना। इसमें लिखो यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। इसमें हम लिखेंगे यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। ठीक है ना। इसमें आगे लिखेंगे इसे प्राकृतिक या सामान्य प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसे प्राकृतिक या
या सामान्य प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ठीक है, इसे सामान्य प्रतिरक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती है, बल्कि यह सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान रूप से कार्य करती है। सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान रूप से कार्य करती है, इसलिए इसे सामान्य प्रतिरक्षा विधि कहा जाता है। ठीक है ना। फिर आगे लिखेंगे सामान्य प्रतिरक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि हम बात करें कि किसी विशेष प्रतिरक्षा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करती है, क्योंकि यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती है। विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती है। रक्षा प्रदान नहीं करती है, बल्कि यह सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान रूप से कार्य करती है। समान रूप से कार्य करती है। ये क्या होगी? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, इसे जन्मजात प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। या फिर दूसरी हम बात करें कि यह जो है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहलाती है। ठीक है ना। अब इसकी हम बात करें, आगे लिखेंगे कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए निम्न कारक सहायक है। अगला जो आगे लाइन चेंज करके लिखेंगे कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए निम्न कारक सहायक है। यानी निम्न कारक होते हैं वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा में क्या होता है? योगदान देते हैं। ठीक है। इसमें निम्न कारकों में एक नंबर पढ़ेंगे भौतिक अवरोधक। ठीक है ना। जैसे त्वचा है, नासिका छिद्र है, अन्य अंग है, ये भौतिक अवरोधक में आ गए। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त रासायनिक अवरोधक, जो रासायनिक अवरोधक की हम बात करें कि आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है या आमाशय व योनि का अम्लीय वातावरण होना। इसके अतिरिक्त त्वचावर पाए जाने वाले, जैसे हम बात करें त्वचावर किसी प्रकार के क्या पाए जाते हैं? हमारे शरीर में कोई तत्व पाए जाते हैं या रासायनिक जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। अन्य हमारे शरीर के जो तरल पदार्थ है, ठीक है, वो सब किस में आते हैं? रासायनिक अवरोध में आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कोशिका अवरोध की हम बात करें कि जैसे कुछ कोशिकाएं बक्सकाणु प्रकार की होती है, जैसे न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है। ठीक है ना। ये क्या करता है? किसी प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो बक्सकाणु प्रकार की होती है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक नंबर पढ़ेंगे हम भौतिक अवरोधक। एक नंबर का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? इसमें एक नंबर पढ़ेंगे भौतिक अवरोधक, ये पढ़ेंगे।
ये लिख लो भौतिक अवरोधक। भौतिक अवरोधक की हम बात करें कि जैसे त्वचा, नासिका छिद्रों तथा अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षमाभ व जो कसाव और श्लेष्म उपकला आदि किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक अवरोधक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम सीधे सीधे लिख लेंगे कि जैसे त्वचा, भौतिक अवरोधक में क्या आते हैं? जैसे त्वचा, ये बाहरी जो आवरण होता है, ठीक है ना। नासिका छिद्रों, नासिका छिद्रों, नासिका जो छिद्र होते हैं वो, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें तथा अन्य अंगों में, तथा अन्य अंगों में पाए जाने वाले ठीक है ना, पक्षमाभ, कोष्टक में लिखेंगे सीलिया। ठीक है। वह कसाब, कोष्टक में क्या लिख देंगे? फ्लेजिला। FLAGE फ्लेजिला, और ये है CILI सीलिया। श्लेष्म उपकला आदि ये किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक अवरोधक के अंतर्गत आते हैं। दोबारा देख लो, भौतिक अवरोधक के अंतर्गत क्या कौन कौन से आते हैं? जैसे त्वचा, बाहरी जो आवरण होता है, ये भौतिक अवरोधक है। नासिका छिद्रों तथा अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षमाभ व कसाब, श्लेष्म उपकला आदि। ठीक है ना। जैसे मैं बात बता रहा हूँ, जैसे हमारे नासिका छिद्र में पाए जाने वाले जो रोम होते हैं, वो क्या करता है कि जैसे हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, उसके दौरान कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जो जाते हैं, यहाँ कुछ हानिकारक कण जाते हैं, उन्हें रोकने का कार्य करते हैं। साथ ही हम बात करें कि नासिका में पाई जाने वाली जो श्लेष्म उपकला होती है, उसके द्वारा एक श्लेष्म पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है, उस पदार्थ के द्वारा भी इन कणों को रोकने का कार्य किया जाता है। तो ये है हमारे यहाँ स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। इसको सही प्रकार से देख लो, उतार लिया होगा। ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो ये स्वाभाविक विधि आप सही प्रकार से देख लेना।